कि मुस्लिम समाज अभी भी भारतीय जनता पार्टी के साथ सहज महसूस क्यों नहीं करता? कहीं न कहीं धर्म के नाम पर भारतीय जनता पार्टी से उन्हें डराया गया है। हालांकि वो धीरे धीरे रंग उतरने लगा और पता लगा कि बाकी पार्टियां तुष्टिकरण की नीतियां अपना रही थी, मुस्लिम तुष्टिकरण भी कहा जा सकता है। आम आदमी पार्टी की राजनीतिक कामयाबी के पीछे क्या दिखता है? इतनी जबरदस्त कामयाबी जो है उसको कैसे मिल गई? और लोगों को लगा कि देश में मोदी तो दिल्ली में अरविंद केजरीवाल एक राजनीति बदलने आए हैं। वो वीवीआईपी कल्चर खत्म करना चाहते हैं। वो मोहल्ला सभाओं में पूछ करके निर्णय लेना चाहते हैं। ये इल्जाम आम तौर पर आम आदमी पार्टी के सभी नेता लगा रहे हैं कि जो भी संस्थाएं हैं, सीबीआई हो या ईडी हो, उनका गलत इस्तेमाल हो रहा है। क्या कोर्ट भी बिक गई है? क्या इस देश में संविधान नहीं है? जब उनके पक्ष में फैसला आता है तो कोर्ट का बड़ा स्वागत करते हैं। क्या अरविंद केजरीवाल ने शरद पवार को भ्रष्ट नहीं कहा था? क्या उन्होंने सोनिया गांधी को भ्रष्ट नहीं कहा था? क्या उन्होंने लालू यादव और उनके परिवार को भ्रष्ट नहीं कहा था? आज अरविंद केजरीवाल इनकी गोद में खेल रहा है। जहाँ भी मौका मिलता है जातीय राजनीति करने से चूकती नहीं है भाजपा। कांग्रेस ने बाबा भीमराव अंबेडकर का भी अपमान करने का काम किया। उनकी मृत्यु पर भी 2 गज जमीन का टुकड़ा उन्हें यहाँ मुहैया नहीं करा पाई। ये नरेंद्र मोदी जी हैं जिन्होंने उनके जन्म स्थान से लेकर, शिक्षा स्थान से लेकर, दाह संस्कार से लेकर, मृत्यु की जगह से लेकर सबको खरीद करके पंचतीर्थ बना दिया। मेरे विधानसभा के 118 रास्ते हैं, चाहे पतली 2 फुट की गली हो चाहे बड़ा रास्ता हो। प्रत्येक 118 रास्ते में आज मेरा कैमरा लैस है। कम से कम 20 पार्कों का मैंने अभी जीर्णोद्धार कर दिया है। अभी हम एक ब्रह्मपुरी में जिम और लाइब्रेरी, इसका हमने शिलान्यास कर दिया है। 16.5 करोड़ की परियोजना हमने जलमूट के लिए है। नमस्कार दोस्तों, जैसा आप जानते हैं हमारे इस विशेष कार्यक्रम आज की मुलाकात में हम जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों, नुमाइंदों के पास जाते हैं, यानी सांसदों, विधायकों के पास जाते हैं और उनसे विकास से संबंधित भी, और जैसा आप जानते हैं कि हर राजनीतिक पार्टी की अपनी एक विचारधारा होती है, तो उस विचारधारा के संबंध में भी कुछ सवाल करते हैं बहुत ही दोस्ताना माहौल में। आज हम हैं श्री अजय महावर जी के साथ, जो दिल्ली की गोंडा विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं। श्री अजय महावर जी की क्षेत्र पर राजनीतिक पकड़, उनके राजनीतिक कद का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि पिछले विधानसभा चुनाव में जबकि आम आदमी पार्टी की आंधी चल रही थी और उस आंधी के दौरान आपने यहाँ पर आम आदमी पार्टी के श्रीदत्त शर्मा जी को करारी मात देकर गोंडा विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी की विजय पताका लहराने में कामयाबी हासिल की। आप इलाके के बहुत ही लोकप्रिय विधायक हैं, सभी को समय देते हैं। सबसे पहले तो हम धन्यवाद करते हैं अजय जी कि आपने हमें समय दिया, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे चैनल के लिए। अब हम चाहेंगे कि हम आपसे कुछ सवाल करें। सबसे पहला सवाल मैं पार्टी की विचारधारा पर ही करूंगा। जैसा कि बहुत मशहूर एक स्लोगन है, एक लाइन है पार्टी की कि सबका साथ, सबका विश्वास और सबका विकास। देखा यह जाता है कि ये नारा व्यवहारिक धरातल पर वैसा नजर नहीं आता जैसा कि होना चाहिए। यानी आप क्या समझते हैं कि मुस्लिम समाज अभी भी भारतीय जनता पार्टी के साथ सहज महसूस क्यों नहीं करता? क्या कहना चाहेंगे आप? इसके लिए अलगाववादी ताकतें जो हैं वो पहले दिन से ही उनकी मानसिकता को दूषित करने का प्रयास करते रहे हैं। और मुझे लगता है कि कहीं न कहीं धर्म के नाम पर भारतीय जनता पार्टी से उन्हें डराया गया है, क्योंकि भाजपा का एक हिंदुत्व का एजेंडा भी रहा है। राम मंदिर के इशू पर भी भाजपा ने अपनी प्रबल इच्छा जताई थी और अपने मैनिफेस्टो में लिया था। तो उस समय भारतीय जनता पार्टी को एक सांप्रदायिक दल करार दिया गया था। हालांकि वो धीरे धीरे रंग उतरने लगा और पता लगा कि बाकी पार्टियां तुष्टिकरण की नीतियां अपना रही थी, मुस्लिम तुष्टिकरण भी कहा जा सकता है। जबकि भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास और समधर्म समभाव में विश्वास कर रही थी, वसुधैव कुटुंबकम में विश्वास कर रही थी। तो निश्चित रूप से सबको साथ लेके सभी धर्मों का समान आदर हो। समधर्म समभाव का मतलब यही है, सभी धर्मों को हम समान रूप से आदर करें। अब किसी विशेष धर्म की तुष्टिकरण करें, वह नीति चली आ रही थी और कहीं ना कहीं कुछ ऐसा बरगलाया गया इस धर्म के नाम पर समाज को कि वो थोड़ा दूर रहे। लेकिन धीरे धीरे स्नेह स्नेह वह भी स्वीकार कर रहे हैं और मुझे लगता है कि एक दिन वो आएगा कि वो भी मोदी जी के जयकारे लगाएंगे और भारतीय जनता पार्टी के बहुत हद तक परसेंटेज बढ़ रहा है।
पसमानदा मुसलमानों में ज़्यादा बढ़ रहा है। लेकिन मुझे लगता है कि इसकी स्वीकार्यता बढ़ेगी। ये बात सच है कि अभी मुस्लिमों के अंदर भारतीय जनता पार्टी की स्वीकार्यता अभी कम है। मैं इस सच को स्वीकार करता हूँ। आप इस पर क्या कहना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी आज की तारीख में, आज के समय में क्या एक ऐसी पार्टी नहीं बन गई है जहां पर विचारधारा से ऊपर व्यक्तित्व आ गया हो? मोदी जी का व्यक्तित्व जो है वो विचारधारा के ऊपर छा गया हो? क्या नहीं लगता आपको ऐसा हुआ है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी इस विचारधारा को आगे ले जा रहे हैं। उनकी विचारधारा भारतीय जनता पार्टी की पुष्ट विचारधारा है। अगर वो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से अलग नरेंद्र मोदी की कोई विचारधारा पनपा करके आगे ले जाते, तब आपकी बात को मैं स्वीकार कर सकता था। लेकिन 1951 से जब से जनसंघ बनी है, अगर हमने नारा दिया था धारा 370 हटाएंगे, तो उस पर आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने काम किया। अगर हमने कहा हम CAA लागू करेंगे, तो हमने उस पर ध्यान दिया। अगर हमने कहा कि हम राम मंदिर बनाएंगे, तो हमने उस पर काम किया। यानी जनता से जो वादा हमने किया था अपने मैनिफेस्टो में आज से 70 साल पहले भी, उसको अगर लागू करने के लिए नरेंद्र मोदी जी ने अपना पूरा प्रयास किया है या उसको कर पाने में सक्षम हो पा रहे, संभव कर पा रहे हैं, तो नरेंद्र मोदी जी तो उसी विचारधारा के पोषक हैं। उनकी विचारधारा अलग क्या आई है? अलग तो कुछ नहीं आई है। नरेंद्र मोदी जी के लिए बीजेपी का दिल धड़कता है और बीजेपी के लिए नरेंद्र मोदी का दिल धड़कता है, उसमें कोई अंतर नहीं है। बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैं जानना चाहूँगा अजय महावर जी, जिस तरह सेना में सेना प्रमुख की अपनी एक भूमिका है, लेकिन सैनिकों की भूमिका से भी इनकार नहीं किया जा सकता। जिस तरह कार्यकर्ता या चुने हुए विधायक या सांसद, उनकी अपनी लोकप्रियता भी होती है। क्या आप इनकार करेंगे इस बात से कि गोंडा विधानसभा क्षेत्र में आपकी अपनी निजी लोकप्रियता, यानी अजय महावर की जो अपनी एक पर्सनैलिटी है, उसका भी अपना एक बहुत बड़ा योगदान है इस सीट को जीतने में? अगर आप इस बात से इनकार नहीं करते, तो क्या आप महसूस नहीं करें? इन दिनों ऐसा देखा जा रहा है, जैसा मध्य प्रदेश में हमने शिवराज सिंह चौहान जी के साथ देखा, वसुंधरा राजे जी के साथ देखा, कि जो स्थानीय नेतृत्व है उसको हतोत्साहित किया जा रहा है। आप ऐसा नहीं लगता आपको? नहीं, मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। आखिर शिवराज जी ने 18 साल की लंबी पारी खेली है, तो आप कैसे कह सकते हैं कि उनको चांस नहीं मिला? उनको तो पार्टी ने बहुत दिया और आगे भी देने की योजना है। तो क्या भूमिका बदलने से व्यक्ति को हतोत्साहित करना हो गया? ऐसा नहीं है। अगर कोई बाप अपने रहते अपने बेटे को आगे बढ़ाए, तो क्या बाप हतोत्साहित होता है? कभी नहीं होता। हम अपनी नई जनरेशन को, आपने देखा वो तीनों हमारे मुख्यमंत्री जो आए हैं अभी, वो 50 से 60 के बीच में हैं। इससे पहले भी चाहे धामी जी हो, चाहे हमारे हेमंत बिस्वा शर्मा हो, चाहे आदरणीय आदित्य योगी नाथ जी हो, ज़्यादा CMs जो आ रहे हैं वो 50 to 60 आ रहे हैं, चाहे देवेंद्र फडणवीस जी हो। तो अगर हम अपनी आने वाली पीढ़ी को नेतृत्व दे रहे हैं अपने ही सामने, तो क्या गुनाह कर रहे हैं साहब? हम तो आने वाली पीढ़ी तैयार कर रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें ऐसी कोई बात है। सबका अपना नज़रिया हो सकता है, पर 18 साल शिवराज जी ने काम किया मुख्यमंत्री के तौर पर, और 5 साल कर लेते तो क्या फर्क पड़ता? लेकिन वही शिवराज सिंह चौहान जी के संरक्षण में जब मोहन यादव जी ग्रूम करेंगे आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, तो आप देखेंगे भारतीय जनता पार्टी का एक पूरे हिंदुस्तान में, भारत में एक बड़ी तौर पर युवा लीडरशिप तैयार हो रही है। जो हम बात कर रहे हैं अगले 50 साल की, तो ये इसी बिना पर कर रहे हैं कि हमारी युवा लीडरशिप तैयार हो रही है, वो खड़ी हो रही है। फर्ज कीजिए कल को आपका टिकट काट दिया जाता है, किसी नौजवान कार्यकर्ता को जो है वो मौका दिया जाता है, तो आप शायद उस वक्त अनुशासन प्रियता के चलते या मजबूरी के चलते ये कहें कि ठीक है जी, पार्टी नेतृत्व ने मौका दिया। लेकिन आपको लगता नहीं कि इसके साथ साथ जनता को भी कहीं ना कहीं उनका दिल टूटता है? देखिए, एक बात बताइए, हम एक विचारधारा से जीते हैं। हम MP MLA मुख्यमंत्री बनने के लिए नहीं आए, हम एक विचारधारा को जी रहे हैं। हमारी एक आइडियोलॉजी है जो हम 70 वर्षों से लेकर आ रहे हैं। बहुत हद तक हम उसको कामयाबी की तरफ उसको मैच्योर कर पा रहे हैं। तो हमारा उद्देश्य व्यक्ति नहीं है, हमारा उद्देश्य हमारी आइडियोलॉजी है, हमारा राष्ट्र धर्म है, और हम उसी के प्रति समर्पित हैं। इसीलिए हमने, हमारे लिए व्यक्ति बड़ा नहीं है, हमारे लिए पार्टी बड़ी है, आइडियोलॉजी बड़ी है।
चलिए, मैं अब थोड़ा सा करना चाहूँगा, बदलना चाहूँगा, चर्चा के दूसरे पहलू की तरफ आना चाहूँगा। मैं ये पूछना चाहता हूँ आपसे कि अन्ना हज़ारे जी का जब आंदोलन दिल्ली में चला और देखा ये गया कि पूरे देश में एक तरह से भ्रष्टाचार के विरोध में एक गुस्सा जो है वो जनता के बीच में देखा गया और जनता जो है वो बदलना चाहती थी सत्ता को, क्योंकि उस समय सत्ता में मुख्य रूप से कांग्रेस पार्टी ही थी, तो उसका नुकसान कांग्रेस पार्टी को हुआ। और दिल्ली में आपने देखा कांग्रेस और भाजपा दोनों शक्तिशाली राजनीतिक पार्टियां थीं, इन दोनों को ही जनता ने नकार दिया। यानी उस वक्त जनता ने ये महसूस किया कि भाजपा हो या कांग्रेस, सब के सब राजनीतिक दल है, और चूंकि राजनीतिक दल कोई सा भी होता भ्रष्टाचारी है, आम आदमी पार्टी को वहाँ मौका मिला। आपको आम आदमी पार्टी की राजनीतिक कामयाबी के पीछे क्या दिखता है? इतनी ज़बरदस्त कामयाबी जो है उसको कैसे मिल गई? उस समय अन्ना जी के आंदोलन से निकल करके और लोगों को लगा कि देश में मोदी तो दिल्ली में अरविंद केजरीवाल एक राजनीति बदलने आए हैं। वो भ्रष्टाचार से दुखी हो करके और भ्रष्टाचार पर लगाम लगाना चाहते हैं। वो लोगों की तरह साधारण ज़िंदगी जीना चाहते हैं। वो वीवीआईपी कल्चर ख़त्म करना चाहते हैं। वो मोहल्ला सभाओं में पूछ करके निर्णय लेना चाहते हैं। वो स्वराज की ओर कदम बढ़ाना चाहते हैं। ऐसा लोगों को लगा क्योंकि उन्होंने ऐसा भरमाया, और इसलिए उनको खुले दिल से लोगों ने मोहब्बत दी, खुले दिल से लोगों ने स्वीकार किया, खुले दिल से लोगों ने उनको शासन सौंपा, ठीक वैसे ही जैसे देश में नरेंद्र मोदी जी को सौंपा। फर्क अब आया है जब 10 वर्षों के शासन काल में नरेंद्र मोदी जी का कार्यकाल में उनकी लोकप्रियता शिखर पर चढ़ रही है। एंटी इनकम्बेंसी की जगह प्रो इनकम्बेंसी हो रही है, और अरविंद केजरीवाल की लोकप्रियता आज धूल चाट रही है, क्योंकि जिस बात का उन्होंने अपने जीवन में जिक्र किया था, मैं गाड़ी नहीं लूँगा, मैं बंगला नहीं लूँगा, मैं साधारण रहूँगा, पहले तो कहा था मैं चुनाव ही नहीं लड़ूँगा, सत्ता ही नहीं लूँगा, वो सब चीज़ें मिथ्या झूठ साबित हुई। एक महाठग की भांति उस व्यक्ति ने अपने करैक्टर को लिया है, और जिस प्रकार से भ्रष्टाचार की झड़ी लगी है, कांग्रेस को भी मात कर दिया साहब। कांग्रेस को भी भ्रष्टाचार को एक्सेप्ट करके उसको आगे बढ़ाने में जो कई बरस 55-56 साल लगे चरम पर पहुंचने में, इन्हें तो 10 साल के अंदर ही चरम पे पहुंच गए। भ्रष्टाचार के घोटालों की लाइन लगी पड़ी है। डीटीसी का घोटाला हो, क्लासरूम का घोटाला हो, स्वास्थ्य का घोटाला हो, शिक्षा का घोटाला हो, जल बोर्ड का घोटाला हो, शराब का घोटाला हो, या उनके शीश महल का घोटाला हो, किस किस घोटालों की बात करूं। एक लंबी फहरिस्त इतने कम समय में उन्होंने बना ली है, और आज मैं दावे से, विश्वास से, अनुभव से कह रहा हूं कि उनकी छवि धूल धूसरित हो चुकी है। जनता इंतजार कर रही है कब वोट की चोट से उनका दफन करे। अजय जी, एक बात बताइए, ये इल्ज़ाम आम तौर पर आम आदमी पार्टी के सभी नेता लगा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में आम आदमी पार्टी के प्रति विद्वेष जो है वो दिखा रही है, और जो भी संस्थाएं हैं, सीबीआई हो या ईडी हो, उनका गलत इस्तेमाल हो रहा है, और उनको जो है झूठे मामलों में फंसाया जा रहा है। मनीष सिसोदिया जी को देखिए, सत्येंद्र जैन जी हालांकि अभी पेरोल पर हैं, वो जमानत पर हैं, माफ़ कीजिए, संजय सिंह अभी चले गए। तो ये तो आम आदमी पार्टी को पूरी तरह मिटाने के लिए जो है वो संसाधनों का दुरुपयोग भारतीय जनता पार्टी या अपनी सत्ता का दुरुपयोग कर रही है, ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। क्या इसमें कोई झूठ है इस इल्ज़ाम में? इस इल्जाम में कोई सत्यता है ही नहीं। खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, इसके अलावा ये कुछ नहीं है। चोर की दाढ़ी में तिनका, इसके अलावा ये कुछ नहीं है। अली बाबा 40 चोर तो अंदर चले गए, अली बाबा का नंबर है। आप मुझे बताइए कि ठीक है, मान लिया कि अगर उनकी बात मान करके भारतीय जनता पार्टी की वजह से एजेंसीज ने जब वो कहना चाह रहे हैं, तो क्या कोर्ट भी बिक गई है? क्या इस देश में संविधान नहीं है? जब उनके पक्ष में फैसला आता है तो कोर्ट का बड़ा स्वागत करते हैं, जब उनके प्रतिकूल फैसला आता है तो वो संविधान को और कानून को, जजेस को, किसी को कुछ नहीं समझते। ऐसा कैसे हो सकता है? आप मुझे बताइए, बदला कौन है? क्या अरविंद केजरीवाल ने शरद पवार को भ्रष्ट नहीं कहा था? क्या उन्होंने सोनिया गांधी को भ्रष्ट नहीं कहा था?
क्या उन्होंने लालू यादव और उनके परिवार को भ्रष्ट नहीं कहा था? आज अरविंद कहाँ हैं? आज अरविंद केजरीवाल इनकी गोद में खेल रहा है। अरविंद केजरीवाल राजनीति बदलने आए थे, वो खुद बदल गए हैं और आज भ्रष्टाचारियों की जमात में बैठ करके अपनी मलाई की सत्ता चाटने के लिए उन्होंने समझौता करने का काम किया है, गुनाह किया है, छला है मेरी दिल्ली की जनता को। जब वो भारतीय जनता पार्टी को जोर जोर से कहते थे कि क्यों नहीं गिरफ्तार करते सोनिया गांधी को, अब सोनिया गांधी के बगल में बैठ के क्यों फोटो खिंचवा रहे हैं? ये मैंने थोड़ी कहा साहब, उन्होंने काला धन वालों की सूची बना करके ऐसे लहराया था जंतर मंतर पर और कहा था इन लोगों का नाम लेकर के। आज उन्हीं के साथ बैठे हैं, तनिक शर्म नहीं है चेहरे पर। और हवाइयां तो इसलिए उड़ी हुई हैं साहब कि सत्येंद्र जैन को भी स्वास्थ्य पर जमानत मिली हुई है। फरवरी से मनीष सिसोदिया का डिप्टी सीएम अंदर है। संजय सिंह बार बार ललकार रहे थे ईडी को। अरविंद केजरीवाल भी लगातार कहते रहे पिछले साल से, अगर हम में कुछ गलती की है, अगर हमने भ्रष्टाचार किया है तो गिरफ्तार करके दिखाएं, कुछ होता तो गिरफ्तार करते। अब गिरफ्तार कर लिया तो रो रहे हैं। देश की आजादी के बाद ये पहला मौका है कि कोर्ट के कहने के अनुसार कोई राष्ट्रीय या क्षेत्रीय पार्टी आरोपी बनने वाली है केस में, यानी किसी पार्टी को आरोपी बनाया जाए, ऐसा केस देश के इतिहास में हुआ नहीं। लेकिन 338 करोड़ रुपया का मनी ट्रेल स्टैब्लिश हो चुका है कोर्ट की नजरों में, तो कोर्ट ने कहा क्यों नहीं इस पार्टी पर भी आरोपी बनाया जाए। चलिए अजय जी, मैं एक बार फिर आता हूँ पिछले मुद्दे की तरफ। जैसा कि भारतीय जनता पार्टी की राजनीति का जो प्रमुख एजेंडा है वो हिंदुत्व है और वो हिंदुओं की एकता की बात करती है। जैसा देखा गया बिहार में कुछ समय पहले नीतीश जी ने जातीय जनगणना की उसके नतीजों को घोषित किया और कांग्रेस फिर इस पर बहुत काम कर रही है। भारतीय जनता पार्टी इसका विरोध करती है। आदरणीय मोदी जी भी ये कहते हैं कि हमारे यहाँ 4 जातियाँ हैं, बाकी नहीं है। लेकिन देखा ये जाता है कि जहाँ भी मौका मिलता है जातीय राजनीति करने से चूकती नहीं है भाजपा। अभी आप जगदीप धनखड़ जी जो सभापति हैं राज्यसभा के आदरणीय, तो उनकी मिमिक्री का मामला सामने आया था। तो भारतीय जनता पार्टी से रिश्ता होने के नाते उन्हें कहना चाहिए ये अपमान तो हिंदू का अपमान है, एक जाट का अपमान क्यों है? या भारतीय जनता पार्टी भी कि हम आपको आदिवासी मुख्यमंत्री देंगे, हम आपको जो है वो बैकवर्ड मुख्यमंत्री देंगे। तो जातीय राजनीति तो आप भी करते हैं, फिर हिंदुत्व का एजेंडा आपका और दूसरों में फिर क्या फ़र्क है? देखिए सुनिए, हिंदुत्व का एजेंडा जहाँ तक है, हमने राम मंदिर का समर्थन किया तो खुलकर किया ना साहब, पहले दिन से किया ना साहब, और अब भी ठोक करके कह रहे हैं हम कि वो जायज मसला था। 30,000 मंदिर तोड़े गए, उसकी एवज में सिर्फ 3 मांगे सम्मान के लिए। खुद मुस्लिम समाज को आगे आकर देना चाहिए था। और जाति की जहां मिमिक्री का सवाल है, हमने कहा कि वो कॉन्स्टिट्यूशन पोस्ट पर बैठा हुआ व्यक्ति था, उसका अपमान नहीं करना चाहिए। नहीं, वो खुद कह रहे हैं कि मेरी जाति का अपमान है। इसमें जाति उन्होंने एक शब्द कहा है, उन्होंने ये भी कहा कि मैं कॉन्स्टिट्यूशन पोस्ट पर हूं, मेरा अपमान, मेरे डील डॉल का अपमान, मेरे फिजिकल पोस्चर का अपमान और मेरे जाति का भी अपमान, वो तो बहुत सारे शब्दों में जाति भी कहा है। परंतु क्या कांग्रेस को ऐसा करना चाहिए था? क्या कांग्रेस को ये मतलब राहुल गांधी को सब हक है कि वो सदन में आंख भी मारें, वो सदन के बाहर मिमिक्री का फोटो भी बनाएं, उनको वहां रोकना टोकना चाहिए था। वो खड़े होकर उनकी वीडियो बना रहे हैं। गैर गंभीर आदमी है। कांग्रेस खत्म हो रही है और इन्हीं हरकतों से खत्म हो रही है जिन्होंने धर्म के नाम पर राम को काल्पनिक बताने का पाप किया था, जिन्होंने राम सेतु को तोड़ने का प्रयास किया था, जिन्होंने अपने पूरे जीवन में मुस्लिम तुष्टीकरण के अलावा कुछ नहीं किया, गरीबी हटाओ के नाम पर गरीबों को हटाया, भ्रष्टाचार में पूरे दुनिया में अव्वल नंबर 1 रहे, तो धीरे धीरे लोगों के सामने एक्सपोज हो गए और जनता ने उनको वोट की चोट देकर सही जगह पहुंचाने का काम किया है। मेरा सवाल अजय जी ये था, दोबारा आपको याद दिलाऊं, क्या अजय जी इस बात से इनकार करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव के दौरान टिकट वितरण में जातिगत जो समीकरण है उनका ध्यान रखती है और पार्टियों की तरह? क्या आप इनकार कर सकते हैं इस बात से? सोशल इंजीनियरिंग करने में कौन सी बुरी बात है? मैं यही अर्ज कर रहा हूँ। फिर ये इल्जाम दूसरों पर आप कैसे लगा सकते हैं कि वो हिंदू समाज को बांटने का काम? फर्क है ना जी,
वो जाति गणना की बात कर रहे हैं, उसमें विभाजन करने की बात कर रहे हैं। हम किसी को सम्मान देने की बात कर रहे हैं, विभाजन की बात नहीं कर रहे हैं। वो जातियों को तोड़ने की बात करते हैं, वो जातियों को तोड़ने की बात करते हैं, वो भी तो आरक्षण देने की बात करते हैं। बिल्कुल गलत बात कर रहे हैं। वो आरक्षण देने की बात तो कर ही नहीं रहे। अभी उन्होंने जाति गणना की बात की है, आरक्षण देने की बात नहीं की है। इसीलिए उन्होंने जातिगत उन्होंने तो कि आरक्षण दिया जा सके वंचित जातियों को, जो हम तो काम ही शोषितों का कर रहे हैं, वंचितों। क्या जरूरत पड़ी थी आज नरेंद्र मोदी जी को 9 करोड़ से 11 करोड़ टॉयलेट बना दिए? क्या 70 साल में ये बना नहीं सकते थे? क्या जरूरत पड़ी थी कि आज 51 करोड़ बैंक में खाते खुल गए गरीबों के, वंचितों के, शोषितों को? कांग्रेस ने 60 साल में खाते क्यों नहीं खोले? क्या जरूरत पड़ी थी? अगर वो ये काम कर लिए होते तो आज नरेंद्र मोदी जी को करने की क्या आवश्यकता पड़ती? कांग्रेस ही शासन कर रही होती। कांग्रेस ने बाबा भीमराव अंबेडकर का भी अपमान करने का काम किया। उनकी मृत्यु पर भी 2 गज जमीन का टुकड़ा उन्हें यहां मुहैया नहीं करा पाई। ये नरेंद्र मोदी जी हैं जिन्होंने उनके जन्म स्थान से लेकर, शिक्षा स्थान से लेकर, दाह संस्कार से लेकर, मृत्यु की जगह से लेकर सबको खरीद करके पंचतीर्थ बना दिया। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको प्रोग्राम के इस कार्यक्रम के आरंभ में बताया था कि हम 2 तरह के सवालात जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों से करते हैं। एक का संबंध उनकी पार्टी की विचारधारा से होता है, जिस पर मैंने कई सवाल अजय जी से किए हैं। अब चूंकि राजनीति जन सेवा का भी एक बहुत बड़ा माध्यम है, जब आप राजनीति में होते हैं, किसी राजनीतिक पद पर होते हैं, तो जन सेवा का मौका आपको मिलता है। तो अब मैं चाहूँगा कि इस प्रोग्राम के माध्यम से श्री अजय महावर जी अपनी विधानसभा क्षेत्र में किए गए विकास कार्यों पर थोड़ी सी रोशनी डालें कि इस 4 सालों में आपने क्या क्या काम यहाँ पर किए। अच्छा किया आपने मुझसे मेरी विधानसभा के बारे में भी पूछा। विपक्ष का विधायक हूँ। लगभग 2,26,000 वोटर हैं जिन्होंने भरपूर प्यार दिया है। और जैसा आप शुरू में कह रहे थे कि अरविंद केजरीवाल की आंधी के समय में भी नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से मैं 28,370 वोटों से यहाँ 58% लगभग वोट लेकर जीता हूँ। तो जनता का प्यार तो भरपूर मिला है, जिसका कर्ज मैं अपने जीवन में शायद ही उतार पाऊँ। 28,000 का गलती होगी, 28,000 जी, 28,000 से ज़्यादा वोटों से जीता हूँ मैं। सबसे पहले तो मेरे जीतते ही इस क्षेत्र में दंगे हो गए। जिस दिन मैं सदन में शपथ ले रहा था विधानसभा में, उस दिन यहाँ दंगे हो गए। दंगों में मैंने किस प्रकार से शांति हो, आदरणीय गृह मंत्री जी से मिलकर भी ज़्यादा कंपनी मुहैया कराकर क्षेत्र में शांति का काम किया। उसके बाद कोरोना आ गया। कोरोना में हमने लोगों की मदद करने का बीड़ा उठाया। सरकारी भोजन और सरकारी राशन से अलग उस समय हमने अपना भोजन और कच्चा राशन बांटने का काम प्रारंभ किया और लगभग 30 लाख रुपए की चैरिटी से हमने ये काम किया। मेरी विधानसभा में, जो शायद दिल्ली की नहीं पूरे भारत की पहली विधानसभा होगी, जहां हमने कहा कि भाई कोरोना का कोई भी टेस्ट रिपोर्ट लाएगा तो हम उसको ऑक्सीमीटर और वेपोराइजर मशीन फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे। और हमने 1,000 से ज़्यादा लोगों को मुहैया कराया, जबकि उस समय ऑक्सीमीटर ब्लैक में 2-3 हज़ार में बिक रहे थे। वो तो था मेरा सेवा काल। उसके बाद हमने प्रारंभ किया अपना काम। दंगों के दंश से मैं दुखी था, तो सबसे पहले हमने यहाँ कैमरा लगाने का योजना शुरू की। मेरे विधानसभा के 118 रास्ते हैं, चाहे पतली 2 फुट की गली हो, चाहे बड़ा रास्ता हो, प्रत्येक 118 रास्ते में आज मेरा कैमरा लैस है। जितने भी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चौपाल, धर्मशालाएं, समुदाय भवन यानी सार्वजनिक स्थान हैं, सबको मैंने कैमरों से लैस कर दिया। सब में लाइटें लगा दी। जितने भी पार्क हैं, पार्क मेरे यहाँ बहुत हैं, तो कम से कम 20 पार्कों का मैंने अभी जीर्णोद्धार कर दिया है। बाकियों का काम अभी बदसूरत जारी है। 200 से ज़्यादा सड़कों का निर्माण मैंने किया है। दलित बस्ती में अंबेडकर चौपाल 1 का लोकार्पण इसी 29 तारीख को है। आदरणीय सांसद मनोज तिवारी जी इसका लोकार्पण करने वाले हैं। 1 का काम लगभग 80% हो गया है, 20% काम है। 1-1.5 महीने में उसका भी लोकार्पण कर देंगे। और
3 चौपालों का काम अभी पाइपलाइन में चल रहा है। किसी का शिलान्यास अभी होने वाला है और किसी का 50% काम भी हो चुका है। इसी प्रकार से जो जिस भी प्रकार के जैसे वरिष्ठ नागरिक हैं, तो 3 वरिष्ठ नागरिक केंद्र का मैंने कायाकल्प किया है। आप भजनपुरा की डिस्पेंसरी के बगल में भी जा सकते हैं। उसको एक्सटेंड करके हमने बड़ा शानदार हॉल बनाया है। उनके बैठने की व्यवस्था, उनका एसी, उनका ठंडे पानी की व्यवस्था, उनका शौचालय, सब प्रॉपर हमने किया है। ऐसे ही गंगोत्री विहार में किया है, ऐसे ही यमुना विहार में किया है। अभी हम एक ब्रह्मपुरी में जिम और लाइब्रेरी, इसका हमने शिलान्यास कर दिया है। ये भी काम 6 महीने में कंप्लीट हो जाएगा। तो लगातार विकास के काम जनहित की तरह हम कर रहे हैं। और पंप हाउसेस जितने भी हैं हमारे इलाके में, जल भराव की बड़ी समस्या थी, सबको हमने अपग्रेड कर दिया है। सबकी मोटरें हाई पावर की कर दी और बदल करके बढ़ा दी है। सब में जेनसेट लगा दिए। नहीं है, लाइट नहीं है तो जनरेटर चलाने के लिए वो डीजल वाला सिस्टम, भागना दौड़ना, सब में अच्छे हमने जेनसेट लगा दिए हैं। इसके अलावा हमारा जो सबसे पहले हमने जो उद्घाटन किया था, वो थाने के पीछे डिस्पेंसरी रोड पे बड़ा पंप हाउस बनाया हमने, क्योंकि वो जो बेल्ट था वहाँ पंप हाउस नहीं था हमारे पास। भजनपुरा सी ब्लॉक, डी ब्लॉक, सुभाष विहार, संजय मोहल्ला, डिस्पेंसरी रोड, ये सारा जलमग्न हो जाता था। तो उसको हमने कंप्लीट कर दिया। आज वहाँ 0% जल भराव है। इसी प्रकार ये जो हमारा डिवाइडिंग रोड है, इस पर जल भराव 2 घंटे की बारिश में घुटनों से ऊपर पानी आ जाता था। इस बार पूरे जल भराव में 6 इंच पानी भी जमा नहीं हुआ, क्योंकि 1,76,00,000 की लागत से मैंने जो है यहाँ पर डायरेक्ट जो हमारा नाला जाता है बाहर फ्लड का, और पाइपलाइन डलवा के हमने उसको एग्जिट दे दिया है। इसी प्रकार हमने जल बोर्ड के काम में, हमारे सीवर की पानी की बड़ी समस्या थी हमारे यहाँ, तो उसके लिए जब सीओ उदित प्रकाश थे तो उनके माध्यम से मिलकर के 16.5 करोड़ की परियोजनाएं हमने जल बोर्ड की ली है। इन सभी कामों पर हमने डेवलपमेंट के लिए काम किया है और मुझे लगता है कि द्रुत गति से मैं काम कर रहा हूं। और सबसे बड़ी बात एक और की है मैंने कि लंबे समय बाद लंबित केंद्र सरकार की एक परियोजना थी पीएनजी गैस पाइपलाइन, वो मैं भजनपुरा के ए बी सी डी चारों ब्लॉक में दे चुका हूं। इसके अलावा सुभाष विहार में दे चुका हूं। अभी अरविंद नगर में काम चल रहा है, इसके बाद गढ़ी गांव में चलेगा। तो अपनी विधानसभा में पीएनजी गैस लाइन महिलाओं के लिए एक तोहफा नरेंद्र मोदी जी की सरकार की तरफ से योजना लेकर के केंद्र सरकार से, आदरणीय सांसद मनोज तिवारी जी का भी मैंने उसमें सहयोग लिया, और केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी साहब ने, उससे पहले धर्मेंद्र प्रधान जी थे, उनसे सहयोग लेकर के हम ये योजना घोंडा विधानसभा के क्षेत्र को तोहफा दिया है। उसका काम भी बदसूरत जारी है। कम से कम 20,000 घरों में तो गैस प्रज्वलित हो चुकी है, लेकिन मुझे कम से कम 2 लाख घरों में प्रज्वलित करनी है। तो मिशन मेरा लंबा है, अगले 5 साल के अंदर इसको भी मैं पूरा करूंगा। तो विकास का काम अनवरत जारी है। चलिए, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। कार्यक्रम के अंत में एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल, मुझे ऐसा लगता है कि वो सवाल महत्वपूर्ण है। उसके 2 कारण हैं। एक तो आपकी विधानसभा घोंडा में मुस्लिम समाज की खासी तादाद है। दूसरे, हमारी टीम ने जब जनसंपर्क किया, जब हम किसी विधायक या सांसद से मिलने जाते हैं तो उसके क्षेत्र में जो है वो जनसंपर्क करते हैं, पूछते हैं, तो मैंने ये पाया कि अधिकतर मुस्लिम समाज के लोग जो हैं बहुत ही सकारात्मक सोच आपके लिए रखते हैं। मतलब वैसा नहीं है जैसा भाजपा के लिए सोचते हैं, वैसा अजय महावर के लिए नहीं सोचते। तो आप अपने क्षेत्र के मुस्लिम समाज को राजनीति की मुख्य धारा में लाने के लिए या उनके विकास के लिए क्या संदेश हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से देना चाहेंगे? देखिए, निश्चित रूप से प्रधानमंत्री जी ने जो मंत्र हमें दिया है, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास, इसी मंत्र को लेकर मैंने काम किया है। मैं कोरोना की एक छोटी सी घटना बताना चाहूँगा। मेरे डीएम साहब ने कहा कि मुस्लिम समाज के लोग कोरोना का टीका नहीं लगवा रहे हैं, और आपके क्षेत्र में खड्डे वाली मस्जिद के आसपास हजारों की तादाद में ऐसे मुस्लिम्स हैं जो टीका लगवाने के लिए तैयार नहीं है। मैं गया, मैंने उन सबसे बातचीत की। उसमें कुछ बुर्के वाली महिलाएं भी थी, बूढ़ी अम्मा भी थी, बूढ़े काका भी थे। उन्होंने कहा, भाई ये मोदी का टीका हम नहीं लगवाएंगे। हमने कहा, इसमें क्या बीमारी है? उन्होंने कहा, हम क्यों लगाएं? मैंने कहा कि आपके घर में अगर कोई आतंकवादी आ जाए और वो कब्जा कर ले, तब आपको क्या करना पड़ेगा?
तो बोले पुलिस बुलानी पड़ेगी। मैंने पुलिस भी ना काम करे तो क्या करना पड़ेगा? बोले मिलिट्री बुलानी पड़ेगी, ब्लैक कैट कमांडो बुलाने पड़ेंगे। तो मैंने कि ऐसे ही समझो ये कोरोना आतंकवादी है, वो आपके शरीर में घुस गया है। अब ये जो टीका है ये मिलिट्री है, ये ब्लैक कैट कमांडो है, ये सुई के माध्यम से जब अंदर जाएगी तो ये आपके घर को स्वस्थ रख करके खाली कर देगी। तो वो मेरी बात मान गए, प्रभावित हुए और मैंने एक स्कूल में वहाँ पर 15 दिन कैंप किया। उस कैंप से उनको इतना फ़ायदा हुआ, फिर मैं मस्जिद गया। मस्जिद में मैंने मौलाना से बात की, मौलाना इमाम जो भी उनके धर्मगुरु हैं, उनको कन्विंस किया, उन्होंने लोगों को कन्विंस किया। आप यकीन मानेंगे, सबसे लंबा 35 दिन का कैंप मैंने मदरसा में चलाया और आज हजारों मुस्लिम मुझे इसलिए दुआ दे रहे हैं। उनमें से कुछ निकल कर आए, उसमें एक पत्रकार भाई है मेरा इमरान, एक मेरा भाई है मेहरबान अली, एक मेरा भाई है वकील अहमद। उन्होंने कहा साहब हमारी गलियों का उद्धार कब होगा? आप यकीन मानना, मैं उनके घर गया और मैंने जा कर के उन सब के साथ मीटिंग की है। आज उनकी 7 गलियों का विधायक निधि से फंड दिया है मैंने और अगले 3 महीने के अंदर आप ज़रूर आना, उन 7 गलियों को दिखाऊंगा। चाहे इमरान की हो, चाहे वकील अहमद की हो, चाहे मेहरबान अली की हो, वो गलियां उसी प्रकार बन रही हैं जिस प्रकार किसी समझे की बन रही है, किसी राम की बन रही है, किसी घनश्याम की बन रही है। ये गुलिस्ता सबका है, सब साथ चलें। मोदी जी भी चाहते हैं कि सब साथ चलें, सबको साथ लेकर चलें, सब एक दूसरे का आदर करें। तो कुल मिला करके मैं सबको साथ लेकर चलना चाहता हूँ, लेकिन वो भी हमारे साथ चलें ये अपेक्षा है। दोस्तों, अब इस प्रोग्राम के अंत में हम अपने चैनल के माध्यम से श्री अजय महावल जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। बहुत ही व्यस्तता के बावजूद आपने हमको अपना कीमती टाइम दिया और आगे आज की मुलाकात के प्रोग्राम में फिर किसी और शख्सियत के साथ बहुत बहुत शुक्रिया।